प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीपीएससी अभ्यर्थी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ बापू सभागार में ही कदाचार नहीं हुआ है, कुल 28 केंद्रों पर कदाचार हुआ है। अभ्यर्थी रवीश आनंद ने कहा कि बच्चों का फीडबैक जो हम लोग के पास आया है, जो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि टेलीग्राम में शेयर किए हैं, जो उनको दिखता है कहीं ना कहीं उसको रखते हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा बार बार कहा जाता है कि साक्ष्य रखिए, फीडबैक फॉर्म है, क्योंकि हम कोई सीबीआई नहीं है। स्टूडेंट में इतना ही पावर होता है कि हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लें, टेलीग्राम ग्रुप बना लें और अपना फीडबैक लेते हैं। हमने अपना फीडबैक आप लोगों के सामने बताया है। रवीश आनंद को सुनिए कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है। को अब मुझे बताइए, वहाँ 18,900 के आसपास बच्चों का स्ट्रेंथ है। अब उस मामले में टोटल प्रीलिम्स का रिजल्ट कितना आता है अकॉर्डिंग टू बीपीएससी जो निकाले, मैं अप्रॉक्स यदि बता सकूं तो 20,000 के आसपास। यदि मैं 18,900 बच्चों का रिजल्ट ले लूं और 20,000 प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट आपको 90% से अबव हो गया, अबव 90%। अब जब 90% का रिजल्ट यदि वो हो सकता है तो कैसे नहीं टोटल एग्जामिनेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ही मुझे बता दीजिए कैसे नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ये। अब ये 18,900 जो बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया, एक सेंटर को 22 सेंटर में कन्वर्ट किया, जो कि मिनिमम किया है। ये मैक्सिमम भी हो सकता है, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, मैक्सिमम 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, मिनिमम इन्होंने 22 बनाया है। अब आप सोच लीजिए 22 सेंटर, यदि 22 सेंटर पे पेपर लीक जिस तरीके से हुआ होता तो क्या एग्जामिनेशन केवल 22 सेंटर पे होता, उसके बाद पूरे बिहार का कैंसिल हो गया होता। लेकिन केवल एक सेंटर का नाम लेकर के उसके आड़ में जो है बीपीएससी छुप करके जो है हम लोगों को बताया गया है कि केवल एक सेंटर है। और कुछ प्रवक्ता किसी एक पार्टी से हैं, वो भी कहते हैं बार बार एक सेंटर पे ही तो हुआ है, एक सेंटर पे ही तो हुआ है। और जो वो नीट का एक हम लोगों को हवाला देते हैं कि नीट जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विद ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट टू द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, नीट परीक्षा का जो नेचर है वो एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। नीट एग्जामिनेशन का जो नेचर है दैट गिव्स यू द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इनटू द मेडिकल कॉलेज। लेकिन बीपीएससी जो है ये एक एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनेशन है। बीपीएससी में प्रीलिम्स निकाल कर आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है, प्रीलिम्स निकाल करके आपको मेंस लिखना है, मेंस निकाल के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है, मेंस निकाल करके आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दे के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है, इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल आउटपुट आएगा तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर आप नीट का यदि हवाला दे रहे हैं बीपीएससी में तो कहाँ से तार्किक होगा। नीट निकालने के बाद उसको मेंस नहीं लिखना है, नीट निकालने के बाद उनको इंटरव्यू नहीं देना है, नीट निकालने के बाद जो है सीधा उनको एडमिशन होने वाला है। तो वो नेचर दोनों है ही नहीं। वो नेचर यदि आप बीपीएससी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। आप बोलेंगे कि रात में उजाला है क्योंकि लाइट जल रहा है, तो क्या आप रात को दिन बोल दीजिएगा? क्या ये संभव है? रात को दिन आप कह ही नहीं सकते हैं। तो ये एक मेन आधार है, ये चीज़ें हैं। जी बताइए, कितने सेंटर पर जो है लीक हुआ है पेपर, ये बताइए। पेपर देखने को मिला है, मिसमैनेजमेंट कई फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चे लेट से आ रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जा रहा है, बच्चे लेट तक बैठ के वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जाएगा। और जिस तरह का प्रश्न आपने पूछा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको चैट जीपीटी पे इसको सॉल्व करने में, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो ये चीज़ें आपके सामने रखा हुआ है। अब ये आयोग के पास जाती है ये मामला, आप इस स्कूल को इंक्वायरी करें, सारी चीज़ों को खंगालें। लेकिन इतने सब कुछ के बाद यदि आयोग 4 जनवरी को फिर से एग्जामिनेशन ले रही है 12,000 बच्चों का, जहां 18,000 बच्चों का एग्ज़ाम होना था, तो आप सोच लीजिए कि कितने प्रकार की नाइंसाफ़ी होने वाली है। मैं एक एक चीज़ आपको गिनाता हूं किस प्रकार से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक डिलेमा बना हुआ था, और ये डिलेमा आप सभी जानते हैं कि डिलेमा कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया, कितने बच्चे को इससे डंडे लगे, लाठियां लगे, चोट लगे, घायल हुए, पैर टूटे, हाथ टूटे, सर फूटा। ये सभी आप सब पब्लिक डोमेन में जानते हैं। उसके बाद बिल्कुल बताते हैं। अभी आज हम लोग रणनीति के लिए नहीं मिल रहे हैं, आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम सभी विद्यार्थियों पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही हैं, नॉन सीरियस हैं। आज हम लोग वो सबूत, वो बात, वो तथ्य आपके सामने रखने आए हैं। हम लोग छात्र हैं, हमारी कोई रणनीति नहीं होती है, हम लोग छात्र हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए बस स्ट्रेटजी बनाते हैं पहले। अब इतने चीज़ होने के बाद फिर भी आप एग्जामिनेशन लेते हैं तो क्या महोदय फिर से आप नॉर्मलाइजेशन को वापस नहीं ला रहे हैं?
जिस नॉर्मलाइजेशन को नोटिस निकाल करके कैंसिल किया गया था, क्या वापस नहीं ला रहे हैं? लेकिन इसके बाद जब ये फिर से पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन जाने लगा तो आपने एक नया शब्द फिर से उछाला है, स्केलिंग का एक नया शब्द है केवल, जिससे अन्य डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाला है। जैसे मैं आप सबों से एक प्रश्न पूछूं कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, आप आसानी से देख लेंगे, 4 ऑप्शन में आता होगा, आंसर दे देंगे आप। और इसी में दूसरे सेट में मैं क्वेश्चन पूछ दूं, क्योंकि हमें मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। भारत मेरे दिमाग से निकल गया अभी। मैं लिख दूंगा कि जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति कौन है। अब आपके लिए क्या समस्या होगी, आप ही मुझे बता दीजिए। जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, कितना आसान है आपके लिए। और यदि मैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बना दूं, क्योंकि मैं एक एग्जामिनर हूं मान लीजिए, और मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, मैं पूछ दूंगा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है, तो कैसे आप इसको बोलेंगे कि सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे हम क्या कर लेंगे, बच्चों को आंसर निकाल के कट ऑफ दे देंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद पॉइंट उठता है आपका स्केलिंग करेंगे, जो नया टर्म आपने निकाला है। स्केलिंग का टर्म जनरली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा जाता है। यूपीएससी जो है स्केलिंग का कंसेप्ट यूज करती है आपको मेंस में, ऑप्शनल पेपर में। मेंस के ऑप्शनल पेपर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्केलिंग का एक टर्म यूज किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जहाँ पे कम नंबर आता है। हिंदी लिटरेचर जैसे ऑप्शनल हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, अधिक नंबर आते हैं, बच्चे उधर ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए यूपीएससी क्या करती है, स्केलिंग का एक टर्म यूज करती है। अब आप क्या करेंगे, जो मेन्स के ऑप्शनल में यूज किया जाता है, जीएस में भी नहीं यूज किया जाता है वो। अब मेंस के ऑप्शनल में जहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, स्केलिंग हमेशा डाइवर्सिटी में यूज किया जाता है। स्केलिंग जैसे टर्म को अब आप जो जीएस का पेपर, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रॉमिस किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने, कि 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर होगा, उसमें आप जो कंसेप्ट डाइवर्सिटी वाले में यूज किया जाता है स्केलिंग का, उसको जो 1 एग्जाम 1 पेपर होने वाला है वहाँ पर यूज करके आप किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे ये आप ही जानते होंगे, जिससे प्रैक्टिकली कभी भी इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्लियर कट वायलेशन देखने वाला है, होने वाला है, जिसमें कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब ये एक मुद्दा हो गया। बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं रणनीति पे। अब 18,000, अब जो बापू परिसर में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जिस कारण बीपीएससी ने उसको माना और उस कारण से वहाँ पर पुनर्परीक्षा वो एजेंसी नहीं है। जैसे आपने आरोप लगा रहे हैं ना, कितने ये आरोप नहीं है हमारा, बिल्कुल आरोप नहीं है। ये हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग स्टूडेंट होने के बाद हम लोगों के पास जो फीडबैक आया है, बच्चों का जो फीडबैक है, उस आधार पर हमने क्या किया है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी दिया है। आज आप लोगों के मीडिया के सामने में भी आप लोगों को पूरा दे दिया जाएगा। अब ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां उनके अंदर में है। अब तक उनको जांच चूँकि करा लेना चाहिए था, लेकिन काफ़ी समय उन्होंने बिता दिया इसमें। अब ये आपको मिला हुआ है, अब आप जाँच करवा लें, वहाँ का CCTV निकलवा लें और देख लें। जी, व्हाट्सएप पे डालने वाले बात आपने अभी रखी, क्या इससे पहले जो डेलीगेशन गए हैं छात्रों के, ये बातों को नहीं रखी गई, इसके वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? ये सारी बातें आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखी गई है, न कि केवल एक डेलीगेशन बल्कि 2-2 डेलीगेशन के द्वारा रखी गई है, और बड़ी ही प्रखरता के साथ, डॉक्यूमेंटल सपोर्ट के साथ रखी गई है, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन चीज़ों को गंभीरता से सुना भी है। आज का शुरुआत से कभी भी राजनीतिक मंच नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पे आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक मंच बन गया है। लेकिन हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर एक मुखर भाव से ये खंडन करते हैं कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये मंच नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी के व्यक्ति यहाँ पर आए हों, जुड़े हों, वो अभिभावक की तरह, गार्जियन की तरह हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बोले कीजिए मार्गदर्शन, सरकार तक हमारी बात पहुँचा दीजिए। लेकिन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं। मैं सरकार को बार बार कहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इसलिए सरकार जब भी इस चीज़ को आप देखें कि राजनीतिक, बिल्कुल हम लोग बार बार खंडन करते, क्या ये राजनीतिक मंच है दोस्तों? नहीं है। नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टी सुन ले, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है। ये हमें सभी विद्यार्थियों का मंच है, जो पिछले 12-13 दिनों से न खाना ठीक से खाए हैं, न पानी ठीक से पिए हैं, न नींद ठीक से लिए हैं, न आराम है। कल 1 जनवरी होने वाला है,
लोग अपने घर से दूर वैकेशन मनाने जाते हैं, हम अपने घर से दूर यहाँ पर धरना स्थल पर बैठ करके मच्छर से कटवा रहे हैं। हम अपने घर से दूर यहाँ पर आधा खाली पेट बैठ करके बैठे हुए हैं ताकि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले। इसलिए क्यों और बोलना चाहते हैं कि राजनीतिक है, कृपया हमारे जो क्वेश्चन आपसे हम किए हैं और सत्याग्रह बना रहेगा, सत्याग्रह चलता रहेगा। हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमें न्याय देगी। खत्म नहीं, सत्याग्रह चलता रहेगा। 28 सेंटर पर आरोप लगाया है जी 28 सेंटर पर ना 28 सेंटर 28 सेंटर पे आरोप नहीं लगा रहे, हमें फीडबैक मिला है। इस आधार पे हम कह रहे हैं कि आप इस पे इंक्वायरी करवा लीजिए और देखिए उसमें क्या निकलता है। आपका परिचय हम सभी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये हमारा परिचय है। ऑब्जेक्शन की हम तो चाहते हैं सत्ताधारी या